हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और आप सभी का स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से होगा। तो आखिर देखते हैं हम लोग कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी जो हमारा चैप्टर 1 है उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी है। क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप दोनों इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान की एसआई मात्रक है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। तो आप सबको पता होगा कि जो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। वो क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रिलेशन क्या है? अगर आपको किसी भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप सेंटीग्रेड में कितना ऐड कर दोगे? 273 ऐड कर दोगे, तो आपका जो टेम्परेचर है वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज केल्विन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मोलर मास ऑफ CH4। तो CH4 हमारा कौन सा कंपाउंड है? तो CH4 हमारा है मीथेन। CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो इस मीथेन का मोलर मास पूछ रहा है, यानी मोलर मास क्या होता है? एक मोल का, एक मोल के मास को हम लोग कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो एक मोल का CH4 लेंगे तो इस एक मोल CH4 का हम लोग मोलर मास बताना है, यानी मोलर द्रव्यमान बताना है। तो आप मोलर मास निकालने का तरीका क्या है? सिंपली जो भी एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। CH4 में कौन कौन से एलिमेंट है आप इसको लिख दीजिए। C एक है और 4 हाइड्रोजन है, बहुत सिंपल है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास क्या होता है उसको आप लिख दीजिए, 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 गुना 1, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो टोटल आपका जो मोलर मास आ रहा है वो कितना हो रहा है? 12 + 4 16। तो मोलर मास को हम लोग लिखते हैं यू से। कैसे लिखते हैं हम लोग? यू से। तो हमारा जो मोलर मास होगा वो मीथेन का वो क्या होगा? 16U। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। आप मोलर मास को यू से भी लिख सकते हैं या ग्राम पर मोल से भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा 3rd क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ CO2। तो देखिए एक बार फिर से वही क्वेश्चन, CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो आणविक द्रव्यमान CO2, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 2 है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर हम इसको ऐड करें तो 12 + 16 × 2 32 होता है, और अगर इसको हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 44U। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है यानी आणविक द्रव्यमान है वो क्या होगा? 44U। तो इसका सही ऑप्शन होगा 44U, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंबल ऑफ प्रीफिक्स यक्टो यूज्ड इन द एसआई सिस्टम इज। तो एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्वालग्न यक्टो का संकेत है। तो यानी जो यक्टो होता है, ठीक है, तो यक्टो को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यक्टो को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक यक्टो का जो वैल्यू होता है वो लगभग क्या होता है? 10⁻⁻24 होता है, ठीक है। जिस तरह किलो होता है, जिस तरह मेगा होता है, जिस तरह माइक्रो होता है, मिली होता है, तो इस तरह से यक्टो भी होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है। तो यक्टो का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻24 होता है। इसको हम लोग स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो आपको बताना है 12 ग्राम मैग्नीशियम में आपको पहले एटम कैलकुलेट करना है, कितना एटम है, और उसी 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितना एटम है, और आपको यहाँ ऑप्शन में आपको बताना है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितना एटम है उनमें से इन सब में किसमें उतना एटम होगा। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि 12 ग्राम में
मैग्नीशियम में कितना एटम है पहले हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो आपको सबको पता है कि अगर हम किसी का एटॉमिक मास ग्राम में लेते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24 होता है। कितना होता है 24 होता है। और अगर हम 24 ग्राम लेते हैं, किसका 24 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम लेते हैं, तो वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो वो होगा आपका 1 मोल के बराबर। कितने के बराबर होता है 1 मोल। और 1 मोल क्या होता है एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या होगा एटम होगा। किसका एटम होगा, मैग्नीशियम का एटम होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितना एटम होगा आपको फाइंड करके बताना है। तो सीधे हम क्या करेंगे 6.022, देखिए वेट आधा हो गया तो नंबर ऑफ एटम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो लगभग आएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। या हम इसको, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर था और ये मेरा क्या था 2 था, इसको हम शॉर्टकट में Na/2 भी लिख सकते थे, Na/2 भी लिख सकते थे। आप या तो ये लिख दो या तो Na/2 लिख दो। अब चलिए, अब हम ऑप्शन में देखते हैं आखिर किसमें इतना एटम पाया जाता है। 12 ग्राम कार्बन में, तो 12 ग्राम कार्बन, अगर हम देखें 12 ग्राम कार्बन को, चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन में कितना होता है 6.022, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है 12 होता है। और किसी का एटॉमिक वेट को अगर हम किस में लिखते हैं, ग्राम में लिख दे, किस में लिख दे, हम ग्राम में लिख दे, तो 12 ग्राम लिखना होगा। 12 ग्राम हमको कार्बन लिखना होगा। तो उस किसी के एटॉमिक वेट को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसका जो संख्या होगा वो होगा एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग Na भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, हमको पता करना कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पता करना है, इक्वल करना है। चलते हैं, अगला ऑप्शन क्या है 20 ग्राम कैल्शियम। तो जरा सोचिए 20 ग्राम, 40 ग्राम कैल्शियम में कितना होता है, तो 40 ग्राम कैल्शियम में, तो आपको 40 ग्राम 20 ग्राम कैल्शियम में बताना है। तो आपको अगर हम बताएं तो 40 ग्राम अगर कैल्शियम लेते हैं, यानी कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है ना, तो 40 ग्राम अगर हम कैल्शियम लेंगे तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा, Na मॉलिक्यूल होगा। लेकिन हमको एक क्वेश्चन में बोला कितना गया है 20 ग्राम कैल्शियम में, कितना बोला गया है 20 ग्राम कैल्शियम बोला गया है। तो 20 ग्राम कैल्शियम में क्या होगा, मास आधा हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, Na/2। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा सही लग रहा है, क्योंकि जो 12 ग्राम मैग्नीशियम में इतना ही एटम आया हुआ था जितना 20 ग्राम कैल्शियम में है। आगे वाले ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन को अगर देखें तो 12 ग्राम कार्बन में तो Na एटम्स होते हैं, तो 24 ग्राम में क्या हो जाएगा, तो 24 ग्राम कार्बन में 2 Na एटम्स होगा, जो कि बहुत ज्यादा है। और थर्ड ऑप्शन देखें 40 ग्राम कैल्शियम, तो 40 ग्राम कैल्शियम में तो जस्ट हमने बात किया 40 ग्राम कैल्शियम में Na एटम होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 20 ग्राम कैल्शियम। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज 20 ग्राम कैल्शियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्nt इन एयर। तो 1 मोल कार्बन हवा में दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होगी। तो अगर हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी, अगर हम 1 मोल कार्बन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे, दहन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज होगा। तो चलिए हमको पहले केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए इसका। तो 1 मोल कार्बन है, ठीक है, तो 1 मिनट इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो एक पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो यही इक्वेशन है। तो यहां पर कार्बन कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 मोल कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना मिलेगा हमें, 1 मोल। और किसी का 1 मोल का वेट पता लगाना है, 1 मोल का द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसके एटम्स को जोड़ दोगे, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, है ना,
तो कार्बन का 12 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो टोटल हो गया क्या 44 ग्राम। तो अगर हम 1 मोल कार्बन को जलाते हैं तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसका वैल्यू 44 ग्राम के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। तो मीथेन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है आपको बताना है, यानी मीथेन का प्रतिशत संगठन आपको बताना है। तो प्रतिशत संगठन पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो प्रतिशत संगठन अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर हम पहले बारी बारी से निकालेंगे, एक बार कार्बन का निकालेंगे, एक बार हाइड्रोजन का। तो प्रतिशत संगठन निकालने का तरीका क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट का प्रतिशत संगठन निकालना चाहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहते हैं, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा। उस एलिमेंट का मास, कार्बन का मास कितना है, इसमें कार्बन का मास है आपका, एक कार्बन है तो एक कार्बन का मास क्या हो जाएगा 12, और टोटल कंपाउंड का मास, तो टोटल मीथेन है, मीथेन का आपको अभी हम थोड़ा देर पहले बताया, मीथेन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है। तो उस एलिमेंट का मास क्या है 12 है, एक कार्बन है तो 12 होगा, और टोटल कंपाउंड का मास क्या है वो है 16 है, और आप इसको 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसको टेबल से काट सकते हैं, 4 के टेबल से, 4 के टेबल से ये 3 बार में और ये 4 बार में, और इसको 4 से काटेंगे तो 125 बार में, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी 75%। तो कार्बन का जो प्रतिशत कितना होगा 75%। तो अगर कार्बन 75% है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होगा, 100 में 75 घटा देंगे तो 25%, ऐसे भी देख सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम निकालना चाहते हैं किसका, हाइड्रोजन का, तो चलिए जिस तरह कार्बन का निकाले थे उस तरह से भी हम देख सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा। तो हाइड्रोजन का टोटल कितना हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा, और टोटल मास कितना है 16। आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, 4 का टेबल से 4 बार में, और 4 को काटोगे 100 से तो ये 25 बार में, तो टोटल आ गया आपका हाइड्रोजन का अमाउंट 25%। तो कार्बन का अमाउंट 75% और हाइड्रोजन का अमाउंट 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन सी है, जहां 75% कार्बन है 25% हाइड्रोजन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COH इज। तो हमको कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। तो कंपाउंड का नाम क्या है CH3COOH। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली में जितना उसमें एटम होता है, मॉलिक्यूलर सूत्र जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें टोटल एटम क्या कितना है वो हमको लिख देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र बताया गया, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो पहले यहाँ 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन टोटल 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो जब भी मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं होल नंबर रेशियो में लिखते हैं। ठीक है ना, एक निश्चित अनुपात में लिखते हैं। तो कार्बन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमको सिंपल रेशियो में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए सब में 2 कॉमन है, कार्बन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो सबको हम डिवाइड कर देते हैं किससे 2 से। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका CH2O। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है CH2O में, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 भी इंपेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से बना हुआ है,
तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का तो परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। चलो देखते हैं। तो कार्बन का कितना परसेंट दिया हुआ है आपका? तो कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन का जो परसेंटेज है वो है आपका 38.71%। हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है? 9.67%। तो रेस्ट क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा। टोटल अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो 100 में माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑक्सीजन निकलेगा। तो वो तो रेस्ट जो है वो है होगा ऑक्सीजन का 48.38% होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट को जोड़ दे और ऑक्सीजन का अमाउंट को निकाले तो 100, इन दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उसको 100 से माइनस कर देना होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट। फिर दूसरा टेबल जो होता है वो मास का लिखते हैं, पर 100 ग्राम में मास क्या दिया हुआ है। फिर हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं और फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है और तीसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। तो कार्बन का अमाउंट क्या दिया हुआ है? इसको हम ग्राम में ले लेंगे, 38.71। हाइड्रोजन का है 9.67 और ऑक्सीजन का है 48.38। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, आप इसको ग्राम में लेंगे, 100 ग्राम में समझेंगे। तो नंबर ऑफ मोल किससे निकलेगा? 38.71 को डिवाइड कर देंगे किससे? तो डिवाइड कर देंगे इससे हम, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन का 9.67, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 से, और 48.38 इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे हम 16 से, क्योंकि 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। तो 38.71 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो हमको क्या मिलेगा? लगभग 3.22 मिलेगा। लगभग क्या मिलेगा? 3.22। 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 9.67 ही आएगा। और अगर 48.38 को डिवाइड करेंगे हम 16 से, तो इसका भी वैल्यू होगा 3.02। तो ये तीनों का हम नंबर ऑफ मोल निकाल लिए हैं। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो जिसका वैल्यू छोटा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम सबसे छोटा वैल्यू 3.02 दिख रहा है, तो जो सबसे छोटा वाला है उससे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड, सबको डिवाइड करेंगे। 3.22 को डिवाइड कर देंगे किससे? 3.02 से। यहां पर भी वही करेंगे, 9.67 को डिवाइड करेंगे 3.02 से, और 3.02 को डिवाइड करेंगे हम 3.02 से। अब ऐसा करने पर क्या आएगा? लगभग इसका वैल्यू 1 आएगा। आपको होल नंबर में लिखना है। इसका वैल्यू लगभग 3 आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपको होल नंबर रेशियो में लिखना है। तो कार्बन का अमाउंट 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखे कार्बन का, तो क्या लिखा होगा कार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला? C1H3O1। यानी कहने का मतलब इसका हम लिख सकते हैं CH3O। तो यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या आ रहा है आपको? ऑप्शन सी, CH3O। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो वैसा ही सवाल है, आपको बस फिर से वही टेबल बनाना है। एलिमेंट लिखना है, फिर आपको मास लिखना है, फिर आपको नंबर ऑफ मोल लिखना है, और फिर आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल लिखना है। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है? 24 ग्राम। इसका कितना हाइड्रोजन है? 4 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम। तो 24 ग्राम को आप भाग दे दो किससे? 12 से। मोल निकालना है। 4 को 1 से डिवाइड कर दो, मोल निकालना है। 32 को डिवाइड कर दो 16 से। तो कितना आएगा? लगभग नंबर ऑफ मोल 2 आएगा, इसमें 4 आएगा और इसमें 2 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल 2 आ गया। अब क्या करोगे आप? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल में क्या करोगे? तो जो सबसे छोटा है, तो यहाँ छोटा 2 है, यहाँ भी 2 ही है, तो 2 से सबको भाग करोगे। जितना भी मोल निकला है, इसमें 2 मोल निकला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा सबसे छोटा मोल 2 ही है, चाहे यहाँ देखे चाहे यहाँ देखे। 4/2 और 2/2। तो अगर इसको हम करें तो क्या होगा? 1 2 1। तो कार्बन कितना है? 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CH2O। CH2O। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। What will be the molarity of solution that contains 5.85 ग्राम of NaCl per 500 ml? तो हमको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक विलियन दिया हुआ है, जिसका हमको मोलरिटी निकालना है। और उस सॉल्यूशन है NaCl का, जिसका NaCl का हमको वेट दिया गया है। तो NaCl का वेट दिया गया है, कितना दिया गया है हमारा NaCl का वेट? तो NaCl का जो वेट दिया हुआ है वो 5.85 ग्राम दिया हुआ है। तो हमको इसका मोलरिटी निकालना है। इस सॉल्यूशन का हमको क्या निकालना है? मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम आपको किसमें दिया हुआ है? यहाँ पे वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में देगा तो आप क्या करोगे? ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल जो होगा वो होगा आपका, निकालना होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? एन का फॉर्मूला होता है वेट बटे मोलर मास। तो वेट है 5.85 और मोलर मास NaCl का क्या होता है? 58.5। अगर आपको पता नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो पॉइंट को हटा दीजिए ऊपर से, तो नीचे 100 आएगा, और नीचे से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 आएगा। तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा, और 585 ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल है NaCl का वो 0.1 मोल है। तो हमको नंबर ऑफ मोल पता चल गया, इसको रख देते हैं वैल्यू 0.1 मोल। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 ml, और 500 ml दिया हुआ है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो जो मोलरिटी आएगा वो क्या होगा? 0.2 m आएगा, मोल पर लीटर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 0.2 मोल पर लीटर। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.825 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर? तो हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक विलियन दिया हुआ है, जो कि HCl का सॉल्यूशन है, और HCl का अमाउंट दिया हुआ है
और उसको 500 ग्राम में घोला गया है। तो हमको सबसे पहले जो मोललता है यानी जो मोललिटी होती है उसका हमको फॉर्मूला आना चाहिए। तो मोललिटी यानी जिसको हम लोग मोललता कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है या इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सोल्यूट को हम ए मानते हैं और सॉल्वेंट को क्या मान लेते हैं? बी। और सॉल्वेंट का वेट किस में होना चाहिए? केजी में। अगर ग्राम में होगा तो आप क्या करोगे? 1000 से गुना कर दोगे। ठीक है। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल क्या होता है सोल्यूट का? W बटे एम, मोलर मास। तो W कितना दिया हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ W दिया हुआ है आपको 18.25 और मोलर मास क्या होगा HCl का? HCl क्या होता है? क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन तो 36.5 होगा। तो दिख रहा है ये नंबर जो है नीचे वाला नंबर डबल है ऊपर वाले की, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? 0.5 मोल। तो हमको नंबर ऑफ मोल पता चल गया HCl का। अब हम मोललता निकाल सकते हैं। तो मोललिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल 0.5 दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है? 500 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बार में आएगा? 2 बार में। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये आधा है, आधा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1। तो मोललता क्या हो जाएगा? 0.1। अब मोललता की यूनिट क्या दिखाते हैं? स्मॉल m से। मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं और मोललिटी को हम लोग कैसे दिखाएंगे? स्मॉल m से दिखाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी 1m होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो लगभग आप देख रहे हैं ऐसा ही पैटर्न है आपका। क्वेश्चन जो होता है ना ज्यादा टफ पूछा जाता है, मॉडरेट से लेकर इजी लेवल का ही क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन थर्ड, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो हिंदी में हम भी पढ़ देते हैं, किसी विलयन में विलय की मोलों के विलयन में उपस्थिति कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए अगर हम फिर से पढ़ें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूट का मोल बटे सोल्यूशन का मोल, इसको आप क्या कहोगे? तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे मोल फ्रैक्शन। क्या कहोगे? मोल फ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज आप इसे कमेंट करके बताएं। और आप चाहते हैं कि मैं और आगे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करें, और जिस भी चैप्टर का आप वीडियो चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिख दें कमेंट पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।